हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आपको ये वाली कॉम्पोजिशन बना के दिखाऊंगा और मेरा चैलेंज है कि मैं इसको 100 मिनट्स के अंदर बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है हार्वेस्ट। तो इसके लिए पहले मैंने ऐसे करके पूरे कॉम्पोजिशन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ पेंसिल से। पहले लाइट पेंसिल से मैं एक डायनामिक कॉम्पोजिशन को बना ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसका जो होराइजन लाइन है उसको एक स्लैंटेड फॉर्म में और थोड़ा कर्व बनाया है। आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से एक डायनामिक कॉम्पोजिशन बनाने के लिए एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा, कभी कभी मैं 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव का भी यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से ही मैंने इस कॉम्पोजिशन को भी बनाया है। तो यहाँ पर हमारा लाइट पेंसिल का ड्राइंग होने के बाद मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल से इसको और थोड़ा फेयर कर दे रहा हूँ। नॉर्मली अगर मुझको कलर करना हुआ तो मैं उतना भी नहीं करता, एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं देता, बट जस्ट टू शो यू हाउ वी कैन डू अ लाइन ड्राइंग ओवर इट, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बना रहा हूँ विद अ डार्क पेंसिल। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स ऐड किए हैं और उसके एनाटॉमी को भी काफ़ी ठीक से बनाया है, लेकिन उसके बाद वाले जितने भी फिगर्स होंगे उसमें हम उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं ऐड करेंगे। सामने से यहाँ पे मैंने एक पाम ट्री को बनाया है जस्ट टू ऐड अ फ्रेम टू द इमेज। ये एक इंटरेस्ट ऐड करता है अपनी इमेज में। और उसके बाद मैं काफ़ी धीरे धीरे पूरे बैकग्राउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको बना लेता हूँ। इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है और हम इसको पूरी तरीके से कलर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। धीरे धीरे आप एक चीज़ देख रहे हो कि जितने भी पोजीशन है डिफरेंट फिगर्स के सब मैंने अलग अलग रखने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ जो कि कॉमन है इन सारे कॉम्पोजिशंस में वो है इसका पर्सपेक्टिव का एंगल। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कलर के लिए सेटअप कर रहा हूँ अपना एरिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने वाटर कलर में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, सो देयर इज़ दिस वीडियो। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि मैं फिर से अपने जो मेन प्रोटैगनिस्ट का फिगर है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक टू डू, इज़ टू स्टार्ट विद द मेन फिगर, क्योंकि वो एक बार हो जाए अच्छे से तो हम लोग के पास एक सॉलिड सा बेस बन जाता है जिसको यूज़ करके हम कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका काफ़ी अच्छे से पहले पोर्ट्रेट दिया। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर कलर में वो है उसका जो लाइट एंड शेड को छोड़ने का जो तरीका है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लाइट्स एंड शेड्स के चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ और उस तरीके से मैं कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लेयर्स दे के वाटर कलर बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए उतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स दे पाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं एक लेयर में ही करने का पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो जब तक हम उसको एक लेयर पतला से दे और वो हल्का सा सूख जाए उसमें मैं दूसरा थोड़ा डीप कलर उसमें दे देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्रन सियाना का जो एक टोन दिया था उसके ऊपर मैंने थोड़ा और डार्क ब्राउन का टोन से उसके जो डिटेल्स है उसको मैं कर ले रहा हूँ। तो इससे क्या होता है एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन का काफ़ी अच्छे से फिगर्स बन जाते हैं और हमारा जो ब्लेंडिंग होता है उसके लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। अगर हम वेट ऑन वेट ब्लेंडिंग करने की कोशिश करें तो हम काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। नॉर्मली अगर हम बाद में एक लेयर के ऊपर लेयर दे के ब्लेंडिंग करने की कोशिश करें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपने ये चीज़ सुना होगा कि हम हमेशा जो बैकग्राउंड है उससे स्टार्ट करते हैं उसके बाद बाकी चीज़ों पे जाते हैं। दैट इज़ वन मेथड एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेथड टू डू, बट मैं इस तरीके से क्यों करता हूँ बिकॉज एक कंपटीशन जब होता है, जब बहुत सारे लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में फिर भी हमारा माइंड थोड़ा बैलेंस्ड रहता है और हमारा जो फोकस अच्छा रहता है। आप अगर उसी टाइम बैकग्राउंड के जो एलिमेंट्स हैं, और बैकग्राउंड में चीज़ें मेसअप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है स्पेशली वाटर कलर में, तो आप ऐसा चीज़ करें जो कि आपके हाथ के कंट्रोल में हो। जैसे मुझको पोर्ट्रेट बनाना पसंद है तो मैं पोर्ट्रेट से स्टार्ट करता हूँ टू गेन अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा फिगर जो है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना उसमें कि आपका पूरा टाइम उसी में चला जाए।
जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे फिर से जो पगड़ी बना रहा हूँ उसके लिए पहले मैंने एक डीप सा ब्राइट सा येलो चूज़ कर लिया और कलर वेट रहते ही मैंने उस पर थोड़े से और डार्क कलर से पैटर्न्स बना दिए, तो जिससे काफ़ी सारा ब्लेंडिंग का जो फील है वो आ जाता है। मैं अगर इसको बाद में लेयर देने के बाद फिर से करता तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला फीलिंग आ जाता है अपने जो क्लॉथिंग वगैरह में, वो मुझको उतना पसंद नहीं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना सॉफ्ट रखा जा सके वाटर कलर को। आप एक चीज़ देखते होंगे कि बहुत ही जेनेरिक जो कॉम्पोजिशंस होते हैं उसमें जो कलर्स होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं और लाइक स्ट्रोक्स दे दे के कलर्स किया जाता है, तो उस तरीके से ऑफ कोर्स किया जा सकता है। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक टू डू, दैट मैं वेट ऑन वेट ब्लेंडिंग कर दूँ एक एक एरिया की एज आई गो ऑन, और फिगर जब हमारा अच्छे से बन जाएगा उसके बाद हम वो वेट ऑन वेट टेक्निक पूरे बैकग्राउंड में भी यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग सा कंपोजिशन रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही लाइट कलर से इनका शर्ट जो है वो बना लिया है, क्योंकि दिस इज़ गोना बी अ वाइट शर्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वो एक बहुत ही ज़्यादा लाइट एक टोन में हो। ज़्यादा डार्क अगर आप ब्लू या कुछ कलर यूज़ करेंगे, जो कि मैंने देखा है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी डार्क ब्लू यूज़ कर लेते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बाद में, क्योंकि फिर आप उस कॉम्पोजिशन को पीछे से जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह दोगे उसको कोई काम नहीं आने वाला वो चीज़। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पहले बना लेता हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें जो फिगर के दूसरे पार्ट्स है उसमें कलर ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं हाथ में, और मैं सेम चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पोर्ट्रेट में किया था। पहले मैं यहाँ पे कलर का फिलिंग कर रहा हूँ यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ शेड एंड लीविंग सम एरियाज एम्प्टी, और इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन धीरे धीरे रेडी होते जा रहा है। और इसका जो हाथ का आप देख रहे हैं कि पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ऑरेंजिश काइंड ऑफ ब्राउन्स यूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर जब एक ब्राइट कलर नीचे रहते हैं, इसके ऊपर जब मैं ऐसे डार्क कलर के ब्राउन से दूंगा तो वो ब्राउन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा। अगर मैंने डायरेक्ट ब्राउन कर लिया होता तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है सूखने के बाद। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि आप किस कलर के ऊपर कौन सा कलर दे रहे हो, जिसके वजह से एक कलर ब्राइट या डल हो जाएगा। काफ़ी टाइम आप देखते होगे कि जब आप मिक्स कर रहे हो और जब आप कलर को दे रहे हो इन अ वाटर कलर कॉम्पोजिशन, तो देते टाइम वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ब्राइट लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने कॉम्पोजिशन को कलर करता हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने हाथ को बना लिया है, और इसके बाद मैं दूसरे एरियाज़ में जाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं धीरे धीरे सारे डिटेल्स को ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ पे अपने हाथ में भी एक जो लेयर मैंने दिया था वो काफ़ी ज़्यादा सूख गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वेट नहीं करना है लेयर के पूरे पूरे सूख जाने का। आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप उसको ज़्यादा ना छेड़े और उसमें पैचेस ना आ जाए, लेकिन नॉर्मली आप इतने जो टेंस टेक चीज़ होता है उसमें धीरे धीरे वो चीज़ सूख ही जाता है। आप एक एरिया करते रहोगे तब तक दूसरा एरिया बहुत इजीली सूख जाता है। तो इसको हम इस तरीके से डील कर रहे हैं। आप देख रहे होगे कि मैं हाथ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में बना रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सामने हो और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कॉम्पोजिशन का, तो इसलिए मुझको इसमें टाइम देना ज़रूरी है। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपने बैकग्राउंड में भी कलर फिल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो मेन फिगर था उसको अच्छे से बना लिया है। तो इसके बाद मैं बिना चिंता किए अपने बैकग्राउंड के एलिमेंट्स को कलर कर सकता हूँ। तो ये क्योंकि एक हार्वेस्ट का सीन है और यहाँ पे मैं एक बहुत ही ब्राइट सा एक येलो खेत दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने सबसे अच्छे और ब्राइट वाले
येलो कलर को मिक्स करके, थोड़ा ऑरेंजिश भी है ये येलो कलर, लेकिन इसको मैं मिक्स करके अपने बैकग्राउंड में धीरे धीरे देता हूँ। मैं इतना ज़्यादा ब्राइट कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से दिस इज़ वाटर कलर, और जब मैं वॉश दूंगा तो थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाएगा तो वो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, थोड़ा डल हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ करूँगा। इसके ऊपर हम चाहे तो जितने भी डार्क कलर से या कोई और कलर से डिटेल्स दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं खेत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैचेस पहले से ही दे के एक ओवरऑल खेत का जो फीलिंग है वो ला दूँ, ताकि मुझको एक एक ग्रेन तो यहाँ पे मुझको नहीं बनाना ना। तो मैं उसको ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स पहले से दे के अपना खेत का एक डायमेंशन क्रिएट कर लेने का, ताकि बाद में मुझको इसको लेके ज़्यादा छेड़ना ना पड़े। हम फिगर्स बना लेंगे, बाकी चीज़ें बना लेंगे, और उससे ही हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये हम लोग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा लगे। कॉम्पोजिशन में हमेशा सिर्फ फिगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ साथ वो किस जगह पे प्लेस्ड है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जिस तरीके से मैंने जो एक ब्लूइश कलर का शर्ट बनाया था, क्यों? ताकि जो वार्म कलर का बैकग्राउंड रहेगा वो अच्छे से कंट्रास्ट क्रिएट कर पाए हमारे मेन फिगर्स के साथ में। और जो बाकी सारे फिगर्स होंगे उसमें भी मेल वाले फिगर्स में ज़्यादातर ब्लू टोन्स का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है और लाइक ब्राइट है, एक येलोइश काइंड ऑफ ब्राइट है। इट्स नॉट डार्क बट इट्स अ येलोइश काइंड ऑफ ब्राइट। सो मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लू टोन्स का यूज़ करूँगा अपने फिगर्स के लिए, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगे और वो सेपरेट हो अपनी इमेज से। मैंने अगर फिर से येलो कलर का शर्ट बना दिया या कोई और वार्म लाइक रेड कलर का शर्ट बना दिया, तो वो उस चीज़ में बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो आपको कलर के बैलेंस और टेम्परेचर के बैलेंस का हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आप अपना अच्छा कॉम्पोजिशन बना पाएँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने अपना जो खेत का पार्ट है वो बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। एंड यू सी कि मेरे 100 मिनट्स में से अब बस 1 घंटा बाकी है, दैट्स 60 मिनट्स। सो राइट नाउ मैं इसको अपने कॉम्पोजिशन को थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करूँगा। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है अपने कॉम्पोजिशन को ड्रॉ करने में और फर्स्ट पार्ट को कलर करने में, लेकिन आप देख सकते हो विद इन अबाउट 30 और 40 मिनट्स हम लोग का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट एक अच्छा टाइम तक आ गया है। इसके बाद हम इसमें दूसरे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और डिटेल्स ऐड करके हमारा कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं हमारे जो सामने वाला एक जो घास है, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फिगर ऐसे करके उठा रहा है, उसके डिटेल में। उसको हम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फिगर, और वो सबसे सामने है, तो वो थोड़ा डिटेल में होगा, लेकिन उतना भी कुछ ज़्यादा नहीं। हम उसमें पहले थोड़ा ग्रीन कलर देते हैं ताकि वो सेपरेशन आ पाए, फिर थोड़ा डार्क कलर के येलो ब्राउन से या बर्न्ट अंबर कलर से हम इसमें थोड़े थोड़े यहाँ पे धान के जो शीशे है वो हम बना दे रहे हैं। तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में बनाने का ज़रूरत नहीं है, एक एक बनाने का ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े आप यहाँ पे इंडिकेशन दे दीजिए कि यहाँ पे धान है, एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर दिस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे कॉम्पोजिशन में एक अच्छा सा डिटेल ऐड कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ डिटेल ऐड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छा लग सकता है। तो क्योंकि एक हार्वेस्ट का सीन है, तो आपको इम्पॉर्टेंट है देखना कि आप कौन से वाले क्रॉप्स को चूज़ करो जो कि अपने कॉम्पोजिशन के साथ जाए भी और एक अच्छा डिटेल भी क्रिएट करे और आप टाइम पे भी बना सको। हम इस जगह पे और भी कुछ बना सकते थे, लाइक कॉर्न या कुछ और, वो भी इंटरेस्टिंग होता, तो वो भी हम कभी ट्राई करके देखेंगे। बट फॉर दिस हार्वेस्ट सीन आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट यहाँ पे मेन पार्ट्स रेडी हो चुका है। तो मैं पहले शैडोज़ के एरियाज़ को घास में पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं फिगर्स को बनाऊँ उस टाइम हमको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और हम डायरेक्टली फिगर्स को बना पाए। और क्योंकि ये लोग खेत में खड़े हैं तो उनके पैर वगैरह, हाथ वगैरह ज़्यादा हम ऐसे करके ढक सकते यूजिंग द
हे एंड एवरीथिंग एल्स, क्योंकि दैट विल बी समथिंग जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा बनाना। ऐसा नहीं कि हमको हाथ बनाने से डर जाना है या थक जाना है, बट if we have so many figures it's very difficult to complete everything in that। so हम कोशिश करेंगे कि जितने पार्ट हम बना पाए उनको हम बनाएं, लेकिन जो पार्ट हमें नहीं आ रहा है और या हमारे पास टाइम नहीं हो रहा है, हम उसको स्मार्टली कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन फिगर में मैंने थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया है, और फिर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के एलिमेंट्स को हल्के से जस्ट इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन करते करते सोच रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस तो था नहीं, ये मैं मन से बना रहा हूँ, तो मुझको सोचना पड़ रहा है कि मैं बैकग्राउंड में क्या बनाऊँगा और इसके साथ साथ मैं क्या क्या कलर्स का यूज़ करके बनाऊँगा। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था इन द फोरग्राउंड एलिमेंट्स एंड द फिगर्स, उस चीज़ को मैं बैकग्राउंड में भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि एक कॉम्पोजिशन में किस तरीके से डिफरेंट कलर्स से मैं एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर पाऊँ। तो जो ब्लू कलर्स आपको दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, वो उसी तरीके के एक एसेंस ऐड करते हैं अपने कॉम्पोजिशन में। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपना जो है उसमें फिर से डिटेल ऐड कर रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको डिटेल ऐड करनी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपका पूरा कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाए। तो सामने के एरियाज़ है बस उसी में डिटेल ऐड करनी है। पीछे के एरियाज़ को आप जितना ज़्यादा वॉश में रख पाएंगे, आपका कॉम्पोजिशन उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद मैं अपने बाकी फिगर्स को पेंट करने लगा हूँ, और आप देख रहे कितने जल्दी मैं उसको बना रहा हूँ। मैं बस उसको एजेस पे कलर डाल रहा हूँ और थोड़ा सा पानी लेके उसको अपने आप ब्लेंड करके अपना फिगर्स को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए, अब मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 लेयर्स करने जाता तो मेरे पास उतना टाइम बचता ही नहीं। तो मैंने क्या कर यहाँ पे कि एजेस पर डार्क कलर लगा के थोड़ा सा पानी से उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ, और साथ ही साथ उसी टाइम पे अगर आपको कलर वेरिएशन लग रहा है, पानी के साथ साथ थोड़ा दूसरा एक कलर डाल के भी आप कलर वेरिएशन साथ ही साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्पोजिशन का कलर है काफ़ी जल्दी फिनिश हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि पूरा जो वाटर कलर का प्रोसेस होता है, वेट ऑन वेट का या ड्राई ऑन वेट का या फिर वेट ऑन ड्राई का प्रोसेस जो है, वो सब आप अगर कोशिश करते इस पॉइंट ऑफ टाइम में डालने का, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि वो सूखे पूरी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही लेयर में किस तरीके से उसको ख़त्म कर पाए, और थोड़ा थोड़ा टेक्सचर्स ऐड करने का। जैसे इस बंदे के शर्ट में, क्योंकि ये भी मैंने ब्लू रखा है, लेकिन शेड ऑफ ब्लू थोड़ा डिफरेंट है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए इस फिगर में। और इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे जो फिगर्स है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, और वो हमको बस फॉलो करते जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने फिर से थोड़ा सा अपना इस पगड़ी पे कलर कर दिया है ताकि ये थोड़ा और डिटेल में आ जाए, क्योंकि मुझको लग रहा था कि कलर थोड़े डल हो चुके थे उस चीज़ के। और वही होता है वाटर कलर में कि आप जो कलर पहले ऐड करते हो आपको लगता है कि ये काफ़ी डार्क कलर था, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि उस चीज़ को कि आप काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है। इसलिए भी आपको जो मेन फिगर है उसको पहले करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जो बैकग्राउंड फिगर से उसको कर लो और फिर आप मेन फिगर को करो, और जब तक मेन फिगर हो आपको लग रहा है अच्छा हो, फिर थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाएगा तो बहुत लाइट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप मेन फिगर को पहले कर लो, और फिर जब बैकग्राउंड फिगर्स आप करो वो तो लाइट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अच्छा है, अगर आपके बैकग्राउंड फिगर्स लाइट है तो आपका कॉम्पोजिशन में डेप्थ सेंस ऐड होता है। तो आप फिर उसके बाद अपना मेन फिगर को थोड़ा सा ऐसे करके कलर कर सकते हो ताकि उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाए और वो डल ना लगे। और इसी तरीके से मैं अपना कॉम्पोजिशन रेडी करता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि मैं इसको काफ़ी इंट्यूटिवली करता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि मेरे को इसी तरीके से बनाना है इसको, या यही एक सिंपल तरीका है जिससे मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। मैं उसको जिस तरीके से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, उस तरीके से बनाते जाता हूँ। और आपको भी वही करना है, आपको अपने एक प्रोसेस रेडी करना है, लेकिन आप हर एक चीज़ को प्लान नहीं कर सकते।
आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपका कॉम्पोजिशन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से आपको कॉम्पोजिशन को बनाना है। लेकिन एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एरियाज़ खाली नहीं छोड़ने आपको कोशिश करना है कि पूरी कॉम्पोजिशन अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ में ख़त्म हो पाए। तो इसलिए मैंने अभी जल्दी में सारे फिगर्स के जो बॉडी पार्ट्स है उसको थोड़ा कलर दे दिया ब्राउन कलर से, और उसके बाद मैं उनके कपड़ों को बना लूँगा। उनके कपड़ों को बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने छोटे फिगर्स को भी कलर करता हूँ। कि मैंने फिर से वही सेम चीज़ यूज़ किया है कि मैंने बॉडी पे पहले डार्क एरियाज़ पे कलर कर लिया, फिर थोड़ा सा येलो कलर लेके मैंने उसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया और वेट ऑन वेट में ही उसमें एक डायमेंशन क्रिएट कर दिया, जिससे क्या होता है हमको और उस पर ज़्यादा छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे इनके लिए शर्ट बना दिया, जो कि फिर से एक लाइट कलर का शर्ट है, लेकिन इट्स डिफरेंट शेड फ्रॉम द दूसरे जो शर्ट्स है उसके शेड से थोड़ा सा अलग है। और फिर से मैं ब्लू कलर का ही यूज़ करके उसके जो धोती है या लुंगी है उसको बनाऊंगा, लेकिन उसकी पगड़ी को मैंने फिर से येलो काइंड ऑफ की एक थीम ऑफ कलर में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे कॉम्पोजिशंस में हम हर एक फिगर को डिफरेंट कलर्स में बनाते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको सेपरेशन क्रिएट करना है, लेकिन वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। एक कॉम्पोजिशन ब्राइट एंड कलरफुल तब होता है जब उसमें सिमिलर काइंड ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल कलर्स होते हैं। अगर आप सारे कलर एक ही कॉम्पोजिशन में डाल दो तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी जैसा बना देते हैं, स्पेशली आइज़ के लिए। तो वो हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने रेड कलर का यूज़ बहुत कम किया था, तो मैं जो ये एक फ़ीमेल फिगर है जो कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग फिगर है इस कॉम्पोजिशन में, उसको मैं थोड़ा पिंकिश कलर से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर का यूज़ कम करने की कोशिश की है, और लेकिन जो पिंक है उसको थोड़ा ब्राइट एंड वाइब्रेंट रखने का। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ध्यान रखूँगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करने वाला मैं इसको, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा हल्का में रहे, क्योंकि एक ब्राइट कॉम्पोजिशन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं शर्ट किस तरीके से बनाऊँगा उसके क्रीजेस को। पहले मैंने एक पतला सा वॉश दे दिया है ताकि एक ओवरऑल टोन आ जाए। उसके बाद मैंने फिर से अपना जो डार्क कलर का पिंक है उसको लेके जो शेड्स वाले एरिया है बस उसी एरियाज़ को मैं कलर करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं बस थोड़े छोटे छोटे क्रीजेस बना रहा हूँ अलॉन्ग विद द शैडो। आपको शैडो अलग से और क्रीसेस अलग से नहीं बनानी, आपको शैडो का यूज़ करके ही क्रीसेस को बनानी है, और फिर वेट में ही थोड़ा और डार्क कलर से और थोड़े क्रीसेस बना के हमारा कॉम्पोजिशन में ये शर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से हम यहाँ जो पैंट वाले एरिया में जो कपड़ा है उसको भी बना लेंगे। इस तरीके से जो इंटरेस्टिंग सा कपड़े का टेक्सचर है वो हमारे कॉम्पोजिशन में काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म ऐड करता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो नीचे पहना हुआ है कपड़ा इसको भी बना लिया है। इसमें मैंने जो ये डायमेंशन है इसको देने के लिए काफ़ी एरिया गैप छोड़ा है, क्योंकि लाइट वहाँ से कैच होगा और वो इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगा। लेकिन मुझको उस टाइम क्या लग रहा था कि ये चीज़ थोड़ा इनकम्प्लीट फील हो रहा था। मैंने सोचा इसमें थोड़ा पैटर्न वगैरह मैं दे देता हूँ तो ये चीज़ थोड़ा कंप्लीट फील होगा। तो क्योंकि ये फीमेल फिगर मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा फ्लावरी मैंने मोटिव दे दिया, क्योंकि हो ही सकता है कोई अपने नॉर्मल जो पुराने फ्लावरी कपड़े हो उसको ऐसे करके पहन के बना रहा है। तो फिर आई थिंक आफ्टर आई ऐड दिस टेक्सचर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है ये वाला फिगर भी। तो इस तरीके से मैंने इस फिगर्स को कंप्लीट कर दिया, और ये फिगर ख़त्म होने के बाद हमारे सारे मेन फिगर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मैं बाकी जो फिगर्स है उसको काफ़ी जल्दी में बस थोड़े कलर के स्ट्रोक्स देके डिफरेंट उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो मेन कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू दिस, बिकॉज इसके बाद हमारे पास बस बचा है बैकग्राउंड एंड अदर स्टफ़। तो इस चीज़ को हम बहुत ही जल्दी में ख़त्म कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो छोटे छोटे फिगर्स बना रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा कलर नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़े थोड़े जो क्रीजेस में डार्क एरिया से उस जगह पर कलर कर रहा हूँ। इससे हमारा कॉम्पोजिशन में बहुत ही ज़्यादा रियलिज़म क्रिएट होगा इवन इन द स्मॉल एरियाज़। आपको बस उसको ब्रश के पैचेस से नहीं बना देना है, आपको उसको एक इंटरेस्टिंग सा शेप भी देना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कॉम्पोजिशन के लिए। तो इसके बाद मैं कुछ नहीं, बस अपने जो दूसरे एरियाज़ है बैकग्राउंड में उसको कलर कर रहा हूँ और उसको बहुत ही धीरे धीरे एक शेप में ला रहा हूँ। क्योंकि हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी है, तो हम अभी इसको ध्यान से आराम से बना सकते हैं। एंड वी स्टिल हैव 16 मिनट्स और 15 मिनट्स लेफ्ट विद अस, जिससे हम अच्छे से हमारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स को बना सकते हैं। आपको ये काफ़ी कम टाइम लग रहा होगा कि 15 मिनट बाकी है, बट इट्स इनफ टाइम, क्योंकि बैकग्राउंड को हम उतना डिटेल में तो बनाने नहीं वाले, हम उसको बहुत जल्दी में बनाने वाले हैं। तो इट्स गुड इनफ टाइम फॉर अस। तो फिर से हमने यहाँ पे बैकग्राउंड के सारे एलिमेंट्स को कलर कर लिया है, थोड़ा सा डेप्थ दे दिया, जो पीछे घर वगैरह बनाया था वहाँ पे। ऊपर भी थोड़े बहुत घर थे जो कि आप कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, बट आई हैव ड्रॉन फ्यू मोर हाउसेस देयर। और यहाँ पे मैंने जो ग्रीन एरियाज़ थे उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया है, थोड़ा और डायमेंशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन बड़ा सा जो पेड़ था उसको कलर करेंगे। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि हमारा बाकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर से बना है, तो उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे पूरे इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाएगा। और आप देख पा रहे होगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। छोटे छोटे बस कुछ कलर्स के मार्क्स से हमारे जो फिगर्स है बैकग्राउंड के वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं। और उसके बाद मैं बस थोड़ी बहुत और डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ इधर उधर ग्रासेस में और इधर उधर। तो उसके बाद हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट डन लग रहा है। इसके बाद हमारे पास और बस कुछ ही चीज़ें बच गई है, जो कि है हमारा जो मेन बड़ा वाला पेड़ था उसको कलर करना। तो उसको मैं अभी कलर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें हम सबसे ज़्यादा डार्क कलर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमने अपने फोरग्राउंड में रखा है एज अ कॉन्ट्रास्ट पीस। और कॉन्ट्रास्ट पीस को अच्छे से बनाने के लिए हमको चाहिए होगा काफ़ी डार्क कलर्स में उसका बनाना। तो इस चीज़ के लिए मैं जो कलर वेरिएशन है उसको ग्रीन के ही शेड्स के साथ ब्राउन के शेड्स को मिक्स करके बना रहा हूँ। मिक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इस तरीके की बड़ी चीज़ें होती है, आप चाहे तो उसको बहुत डिटेल में बना सकते हैं, लेकिन आपके पास लास्ट में डिटेल में बनाने का टाइम नहीं रहेगा। और एक चीज़ सोचिए, जैसे हम कैमरा में कभी किसी चीज़ को अगर बनाते हैं तो कुछ एक चीज़ जो फोकस में होती है और उसके पीछे की चीज़ तो ब्लरी होती है, और उसके सामने भी अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो वो भी थोड़ा ब्लरी हो जाता है। तो उसी सेम काइंड ऑफ इफ़ेक्ट को हम यहाँ पे पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपने जो मेन प्रोटैगनिस्ट फिगर पे फोकस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा पेड़ है इसको भी थोड़ा सा ब्लरी दिखाने का ही कोशिश करेंगे, थोड़े कम डिटेल में दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम ज़्यादा डिटेल में दिखाएं तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा कि इस पे ज़्यादा फोकस चला जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से हमारे जो तना है उस पर कर दे रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये बन जा रहा है, इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड में ब्राइट येलो है वो और ज़्यादा ब्राइट लगने लग रहा है और पूरा इमेज एक कंप्लीशन पे आता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आप हमेशा सोच के रखिए किसी भी कॉम्पोजिशन में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत लाइट के एरियाज छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा एक पतला वॉश दे के कर दूंगा जब वो थोड़ा और सूख जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट इसमें थोड़ा डिस्टर्बिंग करेगा। इसके बाद मैं बस फिर से थोड़ा सा कलर्स से यहाँ वहाँ थोड़ा डार्क्स और डिटेल्स ऐड कर दे रहा हूँ, पीछे के घर वगैरह थोड़ा बना दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास थोड़ा सा और टाइम बच गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लास्ट के 3-4 मिनट में मैंने क्या किया, पीछे की तरफ मुझे लग रहा था कि सेपरेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे एक फेंस जैसा बनाने की कोशिश की। तो ब्राउन कलर से मैंने एक रफ़ लाइंस डाले कि ऐसे रफ़ वाला, फिर ग्रीन कलर के जो फेंसेस होते हैं जो कि आपको हर जगह पे दिखेंगे, तो वैसे पतले पतले लाइंस डाल के आपको ऐसे करके डाल देना है फेंस के लिए।
तो आपको लगता होगा कि ऐसे पतले पतले लाइन के टेक्सचर से कोई भी फेंस वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन वो उतना टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है, क्योंकि आपको एकदम स्ट्रेट स्केल से तो नहीं करना है। और ये सब गलती मत करने जाना कि स्केल निकाल लेना वहाँ पे, क्योंकि वो सब में बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट हो जाना है। आपको टेक्सचर देना है तो वो आप फ्री हैंड से भी दे ही सकते हो, और इसी तरीके से टेक्सचर के साथ में आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके वाटर कलर में आप अपना कॉम्पोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हो। तो आज के लिए वीडियो यही तक। सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस अगेन।